बीरबल उस दिन दरबार में पहुंचा तो अकबर ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, बीरबल, आज तुम्हारी समझदारी की असली परीक्षा है। हमारे खजाने से कल रात अनमोल हीरा गायब हो गया। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर यही दरबार में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि दोपहर तक तुम बिना किसी को सताए असली चोर को पकड़ कर लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने बिना हड़बड़ाए कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं अपने तरीके से इस चोर को पकड़ लूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल ने सब दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और बोला, आज से हर दरबारी रात अपने घर में एक खास नियम अपनाएगा। मैं आप सभी को अभी एक एक डंडी दूंगा। जो भी ईमानदार है वो डंडी वैसी ही रखे। जो चोर होगा उसकी डंडी रात भर में अपने आप लंबी हो जाएगी। कल सुबह मैं सबकी डंडियां देखूंगा। सबको हैरानी हुई, लेकिन बीरबल के आदेश को मानते हुए सबने अपनी अपनी डंडियां ले ली और घर चले गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा खेल है। उस रात एक आदमी, जिसके माथे पर पसीना था, पूरी रात डंडी को घूरता रहा। उसे डर था कि अगर डंडी बढ़ गई तो वो पकड़ा जाएगा। घबराकर उसने डंडी एक अंगुल काट दी। उसे लगा उसने बीरबल को मात दे दी। अगली सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। सब अपनी डंडियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक कर सबकी डंडियां देखी। सबकी डंडियां बराबर थी, लेकिन एक आदमी की डंडी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को इशारा किया, जहांपनाह, यही है वो शख्स जिसने आपका हीरा चुराया है। अकबर ने सैनिकों को बुलाकर उसे पकड़वा लिया और पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने किसी डंडी में कोई जादू नहीं किया था। मैंने बस कहा था कि डंडी बढ़ जाएगी। ईमानदार आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन दोषी डर के कारण खुद ही गलती कर बैठता है। उसने डंडी काट दी ताकि लगे ये नहीं बढ़ी। वही चोर था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि देखकर हैरान रह गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने सबको हैरान कर दिया। दरबारी भी सोचते रह गए कि इतना आसान उपाय उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। चोर को पकड़े जाने के बाद उसने दरबार में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने चोरी की ही नहीं। बीरबल ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये सब उसका जादू है, जाल है। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ बोले, सचमुच अगर ये निर्दोष है तो क्या बीरबल से भी गलती हो सकती है? अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस आदमी को अभी जेल मत ले जाओ, पहले पूरी जांच करो। बीरबल, तुम सच बताओ, क्या ये सच में चोर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहे तो अभी इसी दरबार में सच सामने आ जाएगा। मुझे बस इस आदमी से 2 सवाल पूछने दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उस आदमी की आंखों में सीधा देखा और बोला, पहला सवाल, कल रात तुम सो पाए थे या डंडी को लेकर डरते रहे? आदमी हकलाने लगा, मैं। बीरबल ने दूसरा सवाल दागा, अगर तुमने चोरी नहीं की थी तो डंडी क्यों काटी? पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। आदमी के होंठ कांपे, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। आखिर उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं गुनहगार हूं। मैंने ही वो हीरा चुराया था। मुझे लगा बीरबल सचमुच जादूगर है, इसलिए डंडी काट दी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न सिर्फ चोर पकड़ा, बल्कि बिना किसी मारपीट के उसका इकरार भी करवा लिया। तुमने सचमुच साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से तेज होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हमारी अदालत की असली ताकत यही है कि हम इंसाफ, बुद्धि और संयम से करें, न कि डर और जुल्म से। अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक बड़ा इनाम दिया। दरबार में बैठे छोटे बड़े अमीर, सिपाही, वजीर, सबने ये सीन देखा और उनकी आंखों में बीरबल के लिए इज्जत और बढ़ गई। रात बीत चुकी थी।
बीरबल ने पंख को अपनी हथेली में दबाकर सोचा, ये कोई साधारण पंख नहीं, ये किसी कबूतर या तोते का भी नहीं, ये तो किसी अनोखे पक्षी का लग रहा है। कौन भेज रहा है ये संदेश और क्यों? सुबह होते ही उसने वो पंख अपने निजी अध्ययन कक्ष में रखा और मंझले दूत को आदेश दिया, महल के आसपास के सभी बाजारों, कबूतरखानों और परिंदों के ठिकानों की गुप्त जांच करो। किसी को खबर न हो कि ये जांच किसने कराई है। दोपहर होते होते बीरबल को एक और अजीब बात पता चली। महल के रसोई घर के पीछे वाले हिस्से में कोई रात को आया था। वहां मिट्टी पर नन्हे नन्हे पंजों के निशान बने थे, जैसे कोई छोटा सा जीव किसी भारी चीज को खींच रहा हो। बीरबल ने खुद जाकर उन निशानों को देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, राज अब गहराता जा रहा है। इसका मतलब है कि संदेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कोई गुप्त रास्ते और जीव जंतु इस्तेमाल करके भेज रहा है। उस रात बीरबल ने अलग योजना बनाई। वो महल के पिछवाड़े वाले हिस्से में एक आम सेवक के वेश में अकेला ही छिपकर बैठ गया। हवा में नमी थी और आसमान में बादल। अचानक करीब आधी रात को उसने देखा एक काले रंग का अजीब सा पक्षी, जिसकी गर्दन सुनहरी थी, उसके पंजों में छोटा सा थैला लिए उड़कर आया। वो थैला महल की खिड़की से भीतर गिरा और खुद उड़ गया। बीरबल धीरे धीरे वहां पहुंचा, थैला उठाया। उसके भीतर छोटा सा रेशमी कपड़ा था, जिस पर लिखा था, सावधान, अकबर का राज खुल सकता है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत थैले को अपने कपड़ों में छुपाया और बिना आवाज किए महल के भीतर लौट आया। सुबह होते ही वो अकबर के सामने पहुंचा। उसने थैला निकालकर कहा, जहांपनाह, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की चिंता करनी होगी जो आपके राजों तक पहुंच सकता है। ये दूसरा संदेश है। अकबर ने थैले को ध्यान से देखा और पूछा, बीरबल, ये कौन हो सकता है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। ये कोई ऐसा है जो महल के गुप्त रास्तों को जानता है और संदेश भेजने के लिए प्रशिक्षित पक्षियों का इस्तेमाल करता है। हमें धैर्य से जाल बिछाना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आज रात मुझे महल के गुप्त कक्ष में अकेले निगरानी करने दें। मैं वहां एक नकली पत्र रख दूंगा, जिसमें हम दोनों का गढ़ा हुआ एक ऐसा राज होगा जो अगर लीक हुआ तो हमें यकीन हो जाएगा कि संदेश पहुंचाने वाला कौन है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है बीरबल, तुम ये कर सकते हो। रात आई। महल के अंदरूनी हिस्से में घुप अंधेरा था। बीरबल ने वहां नकली पत्र रखा और खुद ऊपर वाली मीनार में जाकर छिप गया। उसने सांस तक रोक ली। कुछ देर बाद वही सुनहरी गर्दन वाला काला पक्षी आया। जैसे ही वो पक्षी नकली पत्र उठाने लगा, बीरबल ने एक हल्की सी सीटी बजाई। तुरंत ही महल के भीतर पहले से तैनात 2 गुप्त सैनिक उस पक्षी के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन पक्षी किसी आम पक्षी की तरह नहीं था। वो सीधा महल के पिछवाड़े बने एक छोटे से सुराग से होकर बाहर निकल गया। सैनिक हैरान रह गए। बीरबल नीचे उतरा और उस सुराग को देखा। वो एक पुराना रास्ता था, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था, पर किसी ने उसे फिर से खोला था। बीरबल ने कहा, मामला और भी पेचीदा है। इसका मतलब है महल के भीतर ही कोई है जो इन सबको जानता है। हमें अगले कदम में उसी को पकड़ना होगा। ये कहकर उसने अगले दिन की योजना बनाई। उसने अपने गुप्त दूतों को आदेश दिया कि उस सुराग के बाहर वाले हिस्से में एक जाल बिछा दे, इतना बारीक कि आंखों से न दिखे। रात को जब वो पक्षी दोबारा आए तो उसके पंजे उसमें फंस जाए। रात आई। बीरबल ने खुद अपनी आंखों से देखा। वही काला पक्षी आया, थैला छोड़ने के बजाय कुछ लेने आया था। जैसे ही उसने थैला उठाया, उसके पंजे जाल में फंस गए। वो छटटाने लगा। बीरबल दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने बड़े ध्यान से उसे पकड़ा। पक्षी को चोट न लगे इसलिए उसने रेशमी कपड़े से उसे ढक लिया। बीरबल ने पक्षी को अपने पास रखा और सुबह होते ही अकबर के सामने पेश किया।
अकबर ने चकित होकर कहा, ऐसा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। ये तो किसी दुर्लभ देशी नस्ल का लगता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये पक्षी सिर्फ संदेशवाहक है। असली राज भेजने वाला अब भी बाहर है, लेकिन इसके पंजों में बंधे इस छोटे से कागज से हमें संकेत मिल सकता है। कागज खोला गया। उसमें केवल इतना लिखा था, आज रात अगर अकबर का राज नहीं मिला तो सब खत्म। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, अब वक्त आ गया है कि हम उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़े। ये पक्षी हमें उस तक ले जाएगा। हमें बस इसे आजाद करके पीछा करना होगा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने पक्षी को खाना दिया, उसके पंजे में गुप्त निशान बांध दिया और उसे उड़ा दिया। पक्षी उड़ा महल के पीछे जंगल की ओर और वहां से होकर पुराने किले के खंडहरों की ओर चला गया। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों को संकेत किया और खुद भी घोड़े पर सवार हो गया। रात गहराई थी। खंडहरों के भीतर एक हल्की सी रोशनी थी। पक्षी उसी रोशनी की ओर जा रहा था। बीरबल धीरे धीरे पास पहुंचा। उसने देखा, एक नकाबपोश व्यक्ति वहां खड़ा था। वही व्यक्ति पक्षी को पकड़कर कुछ कहने ही वाला था कि बीरबल ने तेज आवाज में कहा, रुको, तुम कौन हो? व्यक्ति चौंका, भागने लगा। बीरबल और सिपाही उसके पीछे दौड़े। खंडहरों के भीतर शुरू हुई ये दौड़ तीसरे हिस्से का रास्ता खोलती है। रात का अंधेरा और खंडहरों की सीलन, चांदनी टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। बीरबल और उसके गुप्त सैनिक उस नकाबपोश के पीछे दौड़ते हुए खंडहर के भीतर उतर गए। नकाबपोश कभी किसी तंग दरार में घुसता, कभी टूटी सीढ़ियों से नीचे छलांग लगाता, लेकिन बीरबल के अनुभव के आगे उसकी हर चाल नाकाम होती जा रही थी। आखिरकार वो खंडहर के एक पुराने तहखाने में जा घुसा। वहां एक छोटी सी मशाल जल रही थी। बीरबल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। रुको, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा। नकाबपोश रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका नकाब हटाया। जैसे ही नकाब हटा, बीरबल और सिपाहियों की आंखें फटी रह गई। वो कोई आम चोर या गुप्तचर नहीं, बल्कि महल का ही एक वरिष्ठ रखवाला था, जो कई वर्षों से राजमहल में काम कर रहा था। तुम? बीरबल ने विस्मय से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? रखवाला टूट सा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बीरबल साहब, मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि कोई और अकबर बादशाह के गुप्त राज बाहर न निकाल दे। मैं बस उनके दुश्मनों तक झूठी बातें भेजकर ये देखना चाहता था कि उनके पीछे कौन है। लेकिन इस खेल में मैं खुद फंस गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपनी शंका सीधे बादशाह के सामने रखनी चाहिए थी। तुमने गुप्त रास्ते, पक्षियों और नकली संदेशों से जो खेल खेला, उससे महल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। रखवाले ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया। इसे अभी महल ले चलो, सब कुछ वही बादशाह के सामने तय होगा। सुबह होते ही अकबर के दरबार में ये सब पेश किया गया। रखवाला सिर झुकाकर खड़ा था। बीरबल ने पूरी घटना बयान की। कैसे उसने पंख से सुराग पाया, पक्षी को पकड़ा, नकली पत्र से जाल बिछाया और आखिरकार गुप्त सुराग तक पहुंचा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने हमारी निष्ठा पर शक किया, हमारे नाम पर झूठे संदेश भेजे, ये अपराध है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था और बीरबल ने समय रहते सब सुलझा दिया, हम तुम्हें कड़ी सजा नहीं देंगे, मगर तुम्हें अपने पद से हटाकर राज्य की सीमा के एक छोटे किले की पहरेदारी दे दी जाएगी। वहां जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना। रखवाला आंसुओं से भरी आंखों से बोला, जहांपनाह, आप बहुत दयालु हैं। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये घटना हमें भी एक सीख देती है। कोई भी रहस्य या समस्या इतनी उलझी नहीं होती कि ईमानदारी और धैर्य से उसका हल न निकले, और ये भी कि बिना सोचे समझे किसी पर संदेह
या गुप्त चालें चलना खुद हमें मुश्किल में डाल सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य से आज फिर हमारा राज्य सुरक्षित हुआ। तुम्हारी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उदाहरण बनेगी। दरबार में सबने जियो बीरबल कहा। उस दिन के बाद महल की सुरक्षा और भी मजबूत कर दी गई। गुप्त रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पक्षियों पर नजर रखी जाने लगी और संदेशों के आदान प्रदान के लिए साफ नियम बना दिए गए। बीरबल ने स्वयं देखरेख की ताकि ऐसा खेल दोबारा न हो। महल में फिर से शांति छा गई। लोग गुप्त संदेशों की अफवाहें करना बंद कर चुके थे। अकबर को भरोसा हो गया था कि जब तक बीरबल है, उसकी सुरक्षा और राज की मर्यादा दोनों सलामत है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकलता है। झूठी चालें और गुप्त खेल चलाने से अंततः सच सामने आ ही जाता है। निष्ठा और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है, और अगर कोई शंका हो तो उसे सीधे और सही तरीके से सुलझाना चाहिए। बुद्धि, विवेक और सच्चाई के सहारे सबसे जटिल राज भी खोला जा सकता है। दोपहर का समय था। लाल किले के भीतर अकबर दरबार लगा रहे थे। दरबारियों के चेहरों पर तनाव था। हवा में हल्का सा भय और बेचैनी घुली थी। अचानक बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते ही कहा, आज हमारा राज्य सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा है। पड़ोसी राज्य के नवाब ने हमारी सीमाओं पर फौजें खड़ी कर दी है, और इसी बीच हमारे खजाने का एक हिस्सा गायब हो गया है। हमारे गुप्तचर बता रहे हैं कि भीतर से कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें तुरंत इसका हल निकालना होगा। दरबारियों के बीच खुसर-फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह सब युद्ध की तैयारी है। किसी ने कहा, यह अंदर के गद्दार की चाल है। बादशाह की आंखें बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल धीरे से उठे, दरबार के बीच में आए और बोले, जहांपनाह, जब तक भीतर की दीवार मजबूत न हो, बाहर से कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर हमें भरोसा है, लेकिन यह मामला नाजुक है। अगर हमारे ही किसी करीबी ने धोखा दिया है तो राज्य की नींव हिल सकती है। तुम क्या योजना बनाते हो? बीरबल ने चारों ओर देखा। जहांपनाह, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह अफवाह कितनी सच्ची है। कौन है जो भीतर से दुश्मनों को खबरें भेज रहा है? इसके लिए हमें दरबार में कुछ ऐसे लोग लगाने होंगे जो चुपचाप सब पर नजर रखें, लेकिन यह काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक भी न हो। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें पूरी छूट है, जो करना हो करो, लेकिन हमें जल्दी नतीजा चाहिए। बीरबल ने पहले ही मन में योजना बना ली थी। उन्होंने दरबार से निकलकर अपने खास आदमियों को बुलाया। कहा, आज रात से महल के हर हिस्से में तुम्हें चौकसी करनी होगी, पर यह चौकसी खुली नहीं होगी। तुम्हें आम मेहमान या सेवक बनकर रहना होगा। जहां भी कोई गुप्त संदेश या संदिग्ध हरकत दिखे, मुझे तुरंत खबर देना। उधर अकबर भी बेचैन थे। उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। रात के सन्नाटे में वे अपने निजी कक्ष में टहलते हुए बोले, क्या होगा अगर कोई बहुत करीबी ही गद्दार निकला? बीरबल की योजना सफल होगी या नहीं? इसी बेचैनी के बीच एक और घटना घटी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक गांव में अचानक बगावत भड़क उठी। वहां के लोग कह रहे थे कि महल की तरफ से कर, टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है। किसी ने वहां झूठी अफवाह फैला दी थी कि बादशाह उनके खेत छीनने वाले हैं। ये सुनकर गांव वालों ने हथियार उठा लिए। ये खबर जब अकबर तक पहुंची तो उनका माथा ठनका। ये तो साफ है कि कोई भीतर से हमारी नीतियां तोड़मरोड़ कर बाहर फैला रहा है। ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। बीरबल को खबर मिलते ही उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें 2 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, जो बगावत है, वहां जाकर लोगों को समझाना और असलियत बताना। दूसरा, महल के भीतर जो षड्यंत्रकारी है, उसे पकड़ना। अकबर ने कहा, तुम्हें लगता है तुम दोनों काम संभाल लोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुश्किल घड़ी में राजा
और प्रजा का सबसे बड़ा सहारा न्याय और सच्चाई होती है। अगर हम ईमानदारी से जाएंगे तो लोग खुद मान जाएंगे। और गद्दार को पकड़ने के लिए मेरे पास एक खास तरीका है। बादशाह को थोड़ी तसल्ली मिली। उस रात बीरबल अपने ही अंदाज में योजना बनाने बैठे। उन्होंने अपने विश्वस्त लेखक को बुलाया और कहा, कल सुबह दरबार में एक अजीब घोषणा करनी है। सभी बड़े अमीर, वजीर और सुरक्षा प्रमुखों को बुलाया जाए। मैं चाहता हूं कि वे सब एक साथ एक निजी बैठक में आए, लेकिन ये बात बाहर न जाए। सुबह होते ही दरबार में बीरबल ने वो घोषणा की, जहां पनाह के आदेश से कल रात महल में नया खजाना लाया गया है। उसकी सुरक्षा के लिए हर मंत्री और वजीर को अपना अपना गुप्त हस्ताक्षर देना होगा। जो भी सच्चा होगा उसका नाम खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सभी दरबारी चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कर रहे हैं। अकबर ने भी चुपचाप बीरबल का साथ दिया। बीरबल ने रात को एक और चाल चली। उन्होंने अपने आदमी को दुश्मन राज्य के नकली गुप्तचर का रूप देकर महल में घुसवाया। उस नकली गुप्तचर को फर्जी पत्र दिया गया, जिसमें लिखा था, खजाना इस रात अमुक जगह ले जाया जाएगा। बीरबल ने सोचा, अगर गद्दार सचमुच यही है तो वो ये खबर बाहर पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गांव के बागी किसानों को संदेश भेजा कि बीरबल स्वयं वहां आ रहे हैं, उनसे मिलकर बात करें। अब 2 मोर्चे तैयार थे, महल के भीतर जाल और गांव में विश्वास की डोर। रात होते होते बीरबल को खबर मिली कि कोई अज्ञात आदमी महल के पिछले हिस्से से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी कौन था, ये अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन उसने फर्जी पत्र दुश्मन को देने के लिए उड़ान भरने वाले कबूतर के पाव में बांधा था। बीरबल के सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो चतुराई से बच निकल गया। बीरबल को समझ आ गया, गद्दार बहुत चालाक है। वो महल की हर दीवार और रास्ते को जानता है। उन्होंने खुद कबूतर पकड़कर पत्र निकाला और अकबर को दिखाया। अकबर ने पत्र पढ़ते ही गुस्से में कहा, ये तो वही फर्जी जानकारी है जो तुमने खुद बनाई थी। बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपनाह, इसका मतलब है हमारा जाल काम कर रहा है। अब हमें बस गद्दार तक पहुंचना है। लेकिन ठीक उसी समय खबर आई कि गांव में बगावत और बढ़ गई है। लोग महल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अकबर परेशान हो उठे। बीरबल, एक तरफ महल का गद्दार और दूसरी तरफ बगावत, ये हमारी सबसे मुश्किल घड़ी है। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, जहांपनाह, यही वो समय है जब हमें एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा चाहिए। मैं पहले गांव जाऊंगा, लोगों से मिलकर सच बताऊंगा। आप यहां रहकर गद्दार पर नजर रखें, लेकिन याद रहे, कोई कठोर आदेश मत दीजिए, नहीं तो लोग और भड़क जाएंगे। अकबर ने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, हमारी मुश्किल घड़ी में तुम ही हमारा सहारा हो। बीरबल अगले ही सुबह गांव के लिए निकल पड़े। गांव के बाहर सैकड़ों किसान हथियारों के साथ खड़े थे। बीरबल अकेले घोड़े से उतरकर उनके बीच गए। लोग चिल्ला रहे थे, हमारा खेत हमें दो, कर घटाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, पहले मेरी बात सुनो। मैं बादशाह का दूत नहीं, उनका सलाहकार हूं। मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। किसी ने तुम्हारे बीच झूठ फैला दिया है। न तो कर बढ़ाया गया है, न खेत छीना जाएगा। ये सब एक चाल है ताकि तुम बादशाह के खिलाफ हो जाओ। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। एक बुजुर्ग किसान आगे आया, अगर ये सच है तो हमें प्रमाण दो। हम खाली बातों पर भरोसा नहीं करते। बीरबल ने अपने कागज और मोहर दिखाए, जिन पर बादशाह का वास्तविक आदेश था, कर पहले जैसा ही रहेगा, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन भीड़ में एक शख्स खड़ा होकर चिल्लाया, झूठ है, बीरबल भी बादशाह का आदमी है, इनकी बातों पर मत जाओ। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही चालाकी थी जो महल के गद्दार में हो सकती थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा,
लगता है गद्दार ने यहां भी अपना आदमी भेज रखा है। गांव के चौक में शोर बढ़ गया। वो शकी आदमी लगातार लोगों को भड़का रहा था। इनकी मीठी बातों में मत आओ। जब बादशाह का हुक्म आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। आज ये कर घटाने का वादा कर रहे हैं, कल तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। बीरबल भीड़ के बीच स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें शांत थी, मगर दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधा इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं दबाव बना रहा हूं। पहले इसका असली चेहरा खुद सामने लाना होगा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में संदेह है। आओ एक परीक्षा कर लेते हैं। जो भी ये कह रहा है कि बादशाह जमीन छीनेगा, वो मेरे साथ कागज देखकर बताए कि कहां ऐसा लिखा है। शकी आदमी हड़बड़ा गया। उसने कुछ बुदबुदाया लेकिन आगे नहीं आया। बीरबल ने मौका देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये भीड़ तुम्हारे साथ है। आओ सबके सामने दिखाओ। भीड़ ने भी उस आदमी की ओर देखा। वो एकदम चुप हो गया। तभी बीरबल ने जेब से बादशाह का असली आदेश निकाला और ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया। किसी किसान पर नया कर नहीं लगाया जाएगा, न किसी की जमीन छीनी जाएगी। जो अफवाह फैलाएगा उसे दंड मिलेगा। लोगों में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग किसान ने आगे आकर कहा, अगर ये सच है तो हमें धोखा किसने दिया? बीरबल ने उसी वक्त कहा, यही तो हमें पता लगाना है। और जो आदमी झूठ फैला रहा है वो आज हमारे बीच ही है। भीड़ का ध्यान उस शकी आदमी पर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के ही कुछ जवानों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? वो आदमी पहले टाल मटोल करता रहा, फिर गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे नहीं पहचानते बीरबल, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैं उसी व्यक्ति का आदमी हूं जो महल के भीतर तुम्हारी चालें जानता है। बीरबल की आंखें चमकी। उन्होंने तुरंत इशारा किया, इसे अभी बंद करो, लेकिन कोई हिंसा मत करना। यह हमारा गवाह है, हम इसे बादशाह के सामने ले जाएंगे। गांव के लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। बीरबल ने उनसे कहा, अब तुम सब घर जाओ। जो भी अफवाहें फैलाएगा उसकी सच्चाई सामने लाई जाएगी। बादशाह ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और मैं खुद तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूं। बुजुर्ग किसान ने सिर झुकाकर कहा, हमारे मन का भ्रम टूट गया। हम बादशाह के वफादार हैं। लेकिन बीरबल साहब, कृपया इस गद्दार को सबके सामने सजा दिलवाना। बीरबल ने कहा, सजा तभी मिलेगी जब सच्चाई साबित होगी। हमें सबूत चाहिए। गांव के लोगों ने भीड़ से हटकर रास्ता बनाया। बीरबल ने पकड़े गए आदमी को अपने सिपाहियों के हवाले किया और कहा, इससे किसी तरह की कठोरता मत बरतो, ये खुद बोल पड़ेगा। फिर वे तेजी से महल लौटे। महल लौटते ही बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो ये आदमी गद्दार के लिए काम कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही नहीं, ये हमारी अगली कड़ी है। इससे हमें असली गद्दार तक पहुंचने में मदद मिलेगी, लेकिन हमें इसे ऐसे तरीके से बोलवाना होगा कि ये खुद सब उगल दे। अकबर ने कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं इस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बल्कि इसे वही मौका दूंगा जिसका ये सपना देख रहा होगा, दुश्मनों तक गुप्त संदेश पहुंचाने का। तब ये खुद हमें असली गद्दार के नाम तक ले जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। हमारी सीमा पर नवाब की फौज बढ़ती जा रही है। बीरबल ने पकड़े गए आदमी को अलग कमरे में बिठाया। उसके सामने खाना रखा, पानी दिया। फिर सहज स्वर में बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच बोल दो तो तुम्हें माफी मिल सकती है। आदमी ने नजर झुका ली, कुछ नहीं बोला। बीरबल ने एक नई चाल चली। उन्होंने एक फर्जी पत्र लिखवाया जिसमें लिखा था, महल के गुप्त दरवाजे से कल रात सबसे बड़ा खजाना बाहर ले जाया जाएगा। ये पत्र उन्होंने उस आदमी के सामने गिरा दिया।
आदमी ने पत्र चुपचाप पढ़ा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीरबल ने मन ही मन सोचा, फंसा। रात होते ही उन्होंने अपने खास सिपाहियों को महल के गुप्त दरवाजे पर तैनात कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी इस दरवाजे से निकले चुपचाप पीछा करना, पकड़ना नहीं, जब तक वो असली गद्दार तक न पहुंचे। आधी रात के बाद वही पकड़ा गया आदमी चुपचाप अपनी कोठरी से निकला, गुप्त रास्ते से होते हुए बाहर गया। सिपाही उसका पीछा करने लगे। कुछ ही देर में वो आदमी एक पुरानी हवेली तक पहुंचा। वहां एक और नकाबपोश खड़ा था। उसने फर्जी पत्र उसे देने की कोशिश की। सिपाहियों ने दोनों को घेर लिया। बीरबल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने नकाबपोश से कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम कौन हो? नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो ये एक छोटा सा काम था, लेकिन तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारा राज खोल दिया। तुम वही हो जो महल की हर बारीक जानकारी जानता है। तुम महल के अंदर से ही ये सब चला रहे हो। नकाबपोश अचानक भागने लगा। सिपाही उसके पीछे दौड़े। बीरबल ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। अंधेरी रात, हवेली के पीछे के रास्ते और महल के गुप्त रास्तों से होते हुए वो नकाबपोश एक पुराने सुराख की ओर भागा। बीरबल जानते थे कि ये सुराख महल के सबसे पुराने हिस्से से जुड़ा है, जहां सिर्फ कुछ ही लोग जाते हैं। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, घेरा डालो, लेकिन मारो मत। ये हमारा असली गद्दार है, इसे जिंदा पकड़ना होगा। नकाबपोश जैसे ही सुराख में दाखिल हुआ, बीरबल ने उसके सामने रास्ता रोक लिया। डाकुओं की गिरफ्तारी और अकाल राहत योजना की सफलता के बाद पूरे राज्य में फिर से चैन लौटा। किसान खेतों में बीज डालने लगे, व्यापारी बिना डर के यात्रा करने लगे, और अकबर की प्रशंसा हर गली कूचे में होने लगी। पर दरबार की अंदरूनी हवा कुछ और ही रंग ले रही थी। दो चार बड़े दरबारियों को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि हर बार बीरबल की योजना सफल हो और उसका नाम बढ़े। उनमें से एक था फकीरचंद, एक महत्वाकांक्षी और चतुर दरबारी जो हमेशा अवसर की तलाश में रहता था। फकीरचंद ने एक दिन अपने साथियों से कहा, दोस्तों, अगर यही चलता रहा तो एक दिन बीरबल हम सबसे ऊपर हो जाएगा। बादशाह भी उसी पर निर्भर हो रहे हैं। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि बादशाह का विश्वास बीरबल से उठ जाए। दूसरा बोला, लेकिन कैसे? बीरबल अब तक हर मुश्किल से बादशाह को निकाल चुका है, उसकी जगह हम नहीं ले सकते। फकीरचंद मुस्कराया, हम उसकी चतुराई से नहीं, उसके चारों ओर माहौल बनाकर जीतेंगे। हम ऐसा मामला खड़ा करेंगे कि बीरबल का नाम खराब हो और बादशाह समझे कि वही दोषी है। इसी योजना के तहत दरबारियों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कभी कहते राहत के पैसों में गड़बड़ी हो रही है, कभी कहते डाकुओं की जानकारी पहले से ही थी, बीरबल ने बस दिखावा किया। कभी कहते तालाब खुदवाने और सड़कें बनवाने में बीरबल अपने लोगों को ठेके दे रहा है। धीरे धीरे ये बातें अकबर के कानों तक पहुंची। हालांकि वो बीरबल पर भरोसा करते थे, पर बातें इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने उसे बुला ही लिया। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर दरबार में बहुत सी बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि राहत के कामों में गड़बड़ी है और तुम्हारे लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या ये सच है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, ये सब झूठ है, पर मैं समझ सकता हूं कि आपके सामने प्रमाण भी होने चाहिए। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सबके सामने सच्चाई रख दूंगा, और हां, जो दोषी होगा उसे सजा भी दूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों न हो। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूं, पर ध्यान रहे, राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, आंच तो आएगी, लेकिन उन पर जिन्होंने ये आग लगाई है। अगले ही दिन बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से राहत के सभी कामों का लेखा जोखा मंगवाया, गुप्तचर तैनात किए और हर ठेकेदार, हर कामगार की सूची बनवाई। साथ ही उसने फकीरचंद
और उसके साथियों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में सच सामने था। फकीरचंद और उसके लोग राहत के पैसों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे और फिर दोष बीरबल पर डाल रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल के दरबार में मैं सबके सामने सच्चाई रखूंगा। आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। अगले दिन दरबार सजा। फकीरचंद और उसके साथी सोच रहे थे कि आज बीरबल फंस जाएगा। अकबर गंभीर होकर बैठे थे। बीरबल ने दरबार के बीच में आकर कहा, जहांपनाह, आपने मुझ पर आरोपों की जांच का आदेश दिया था। मैंने जांच पूरी कर ली है। सच सामने है। ये वे लोग हैं जो राहत के पैसों में गड़बड़ी कर रहे थे और फिर दोष मेरे ऊपर डाल रहे थे। बीरबल ने इशारा किया और गुप्तचर साक्ष्य लेकर आए। दस्तावेज, चिट्ठियां और गवाह। सभी के सामने फकीरचंद और उसके साथी बेनकाब हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, फकीरचंद, तुमने राज्य के संकट में भी जनता को लूटने की कोशिश की और ऊपर से बीरबल पर झूठा दोष लगाया। फकीरचंद कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, भूल नहीं, अपराध। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। फकीरचंद और उसके साथियों को दंड दिया गया और राहत कार्यों का पूरा नियंत्रण सीधे बादशाह की निगरानी में आ गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही वजह थी कि मैं बार बार कहता था, केवल बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के लोगों की नीयत से भी सावधान रहना चाहिए। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज बीरबल ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि दरबार की गंदगी भी साफ की। मैं गर्व करता हूं कि मेरे पास ऐसा वजीर है। दरबारियों में फिर चर्चा होने लगी। बीरबल सचमुच अद्भुत है। वो न केवल समस्याओं को हल करता है, बल्कि साजिशों को भी पकड़ लेता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। बाहर के संकट तो खत्म हो गए थे, अंदर के साजिशी भी बेनकाब हो गए थे। अब बारी थी उस सबसे बड़ी सीख की, जो अकबर और बीरबल ने इस कठिन समय से सीखी थी। दरबार में फकीरचंद और उसके साथियों को दंडित करने के बाद माहौल कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहा। राहत के काम तेजी से पूरे हुए। तालाबों में पानी भरने लगा, नई सड़कें बन गई और डाकुओं के डर से आजाद होकर व्यापारी फिर से खुलेआम काफिले चलाने लगे। अकबर के राज्य में वो रौनक लौट आई थी जो संकट के समय गायब हो गई थी। लेकिन अकबर का मन अभी भी बेचैन था। रात के समय जब वो अपनी निजी कक्ष में बैठे होते तो उन्हें बार बार वही सवाल परेशान करता, अगर मेरे ही दरबार में ऐसे लोग हैं जो राज्य और जनता से ज्यादा अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में सोचते हैं, तो क्या मैं एक अच्छे शासक कहलाने के योग्य हूं? मैंने ऐसे लोगों को कैसे जगह दी? एक रात उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने फिर मुझे संकट से निकाला, पर मेरे दिल में एक सवाल है। इतने वर्षों के शासन के बाद भी मैं अपने दरबारियों की नीयत को क्यों नहीं पहचान पाया? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, एक राजा सब कुछ देख सकता है, पर सबके दिल नहीं पढ़ सकता। दिल पढ़ना उसका काम नहीं, ये उसकी नीतियों और व्यवस्था का काम है। आपके राज्य में व्यवस्था थी, तभी फकीरचंद की चाल पकड़ी गई। अगर आप सच में देखो तो ये आपकी ही ताकत है कि गलत करने वाले पकड़े गए। और ये भी मत भूलिए कि एक राजा तभी महान कहलाता है जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का रास्ता निकाले। आपने वो किया है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बातें हमेशा मेरी आंखें खोल देती है, बीरबल। पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं दरबार की नई व्यवस्था बनाऊं, ताकि भविष्य में कोई भी संकट आने से पहले ही उसका हल निकल सके। बीरबल मुस्कुराए। यही तो असली सीख है जहांपनाह। संकट हमें डराने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। आप चाहे तो मैं कुछ सुझाव रख सकता हूं। जरूर, अकबर बोले। बीरबल ने गिनाकर कहा, पहला, हर बड़े काम की निगरानी 2-3 लोगों से कराई जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। दूसरा, जनता से सीधी सूचना लेने का तंत्र हो।
गांव गांव में आपके दूत जाएं और सीधे आपके पास रिपोर्ट भेजें। तीसरा, हर योजना में जनता को ही शामिल करें ताकि वे भी अपने काम की जिम्मेदारी महसूस करें। चौथा, आप समय समय पर दरबारियों को बदलते रहें ताकि कोई गुट न बन सके। अकबर ने इन सुझावों को ध्यान से सुना और बोला, तुम्हारी सलाह मुझे पसंद आई। कल से ही हम ये व्यवस्था लागू करेंगे। मुझे लगता है कि अब मैं अपने राज्य को और भी मजबूत बना सकता हूं। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में नई नीतियों की घोषणा की। गांव गांव से सीधे रिपोर्ट आने लगी। हर बड़े काम के लिए निगरानी समितियां बनी और दरबारियों में यह संदेश गया कि अब कोई भी गलत काम आसानी से छुपाया नहीं जा सकेगा। इस सब के बीच बीरबल चुपचाप अपना काम करते रहे। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि जनता फिर से खुश थी और बादशाह ने संकट से एक बड़ी सीख ली थी। एक दिन दरबार के बाद अकबर ने बीरबल को निजी बाग में बुलाया। यह वही बाग था जहां अकबर केवल उन लोगों को बुलाते थे जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता था। वहां बैठकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे वजीर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। आज मैं तुमसे ये वादा करना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमत्ता का सम्मान करता रहूंगा। तुमने मुझे ये समझाया है कि मुश्किल घड़ी में केवल तलवार और ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और साफ नीयत की भी जरूरत होती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। याद रखिए, राजा की ताकत उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के दिल में होती है, और प्रजा का दिल जीतने के लिए डर नहीं, भरोसा जरूरी है। आपने ये भरोसा जीत लिया है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा बीरबल। सच में मेरी मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। दोनों कुछ देर बाग की ठंडी हवा में चुप बैठे रहे। चारों ओर खिले फूलों की खुशबू थी और पेड़ों से गिरते पत्ते जैसे बीते हुए संकट की यादें मिटा रहे थे। उस दिन से अकबर ने अपने राज्य की व्यवस्था में कई बदलाव किए। उनकी नई नीतियों के कारण न केवल दरबार साफ हुआ, बल्कि भविष्य के संकट भी बहुत हद तक टल गए। जनता के बीच ये संदेश गया कि उनका बादशाह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि न्याय और समझदारी का भी प्रतीक है। और बीरबल, उनका नाम अकबर के साथ इस तरह जुड़ गया कि हर मुश्किल घड़ी में लोग कहते, जहां बीरबल है वहां अकबर की चिंता नहीं। अकबर का महल उस दिन किसी साधारण दिन की तरह नहीं था। दरबार में सज-धज कर बैठे दरबारी और मंत्री सामान्य बातें कर रहे थे, पर बादशाह की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। कोई नहीं जानता था कि बादशाह के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन बीरबल ने तुरंत महसूस कर लिया। बीरबल हमेशा से अकबर के सबसे भरोसेमंद और समझदार वजीर रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण ही अकबर ने अनेक बार संकटों से पार पाया था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनके सामने बादशाह की एक नाजुक समस्या थी, विश्वास और दोस्ती का प्रश्न। बीरबल दरबार के एक शांत कोने में बैठकर अकबर को देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, मगर दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अकबर ने धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू किया। बीरबल, उन्होंने कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या वास्तव में मेरे आसपास लोग मेरे मित्र हैं, या बस सत्ता और सम्मान का लाभ उठाने के लिए मेरे साथ है। मुझे डर है कि शायद मैं सही दोस्त नहीं पहचान पा रहा। बीरबल ने कुछ पल चुप्पी साधी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, न कि केवल तारीफ और खुशामद करने वाला। यदि आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपके दरबार में कौन वास्तव में आपका मित्र है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा और हल्की बेचैनी झलक उठी। कैसे? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए। मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे आप स्वयं देख पाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल,
मैं तुम पर भरोसा करता हूं, पर मुझे उम्मीद है कि ये तरीका सही और न्यायपूर्ण होगा। बीरबल ने नजरों में चमक के साथ कहा, जहांपनाह, न्याय और बुद्धिमत्ता के बिना कोई परीक्षा पूरी नहीं होती। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किसी का अपमान न हो, पर सच्चाई सामने आए। बीरबल ने तुरंत अपने गुप्त संदेशवाहक और गुप्तचर तैयार कर लिए। उन्होंने महल के कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों और दरबारियों के साथ बैठक की और योजना साझा की। योजना सरल थी, लेकिन प्रभावशाली। महल के भीतर एक छोटी अफवाह फैलाई जाएगी, जो बादशाह की चिंता का कारण बनेगी। साथ ही बीरबल ने यह तय किया कि वे सभी दरबारियों की हर गतिविधि पर गुप्त निगरानी रखेंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह ठीक है कि मैं इसके बारे में सीधे कुछ न कहूं? कहीं यह विवाद का कारण न बन जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चिंता न करें। मैं ये सब इस तरह करूंगा कि कोई अनावश्यक विवाद न हो। यह केवल एक सीखने और समझने की प्रक्रिया है। अफवाह और उसके प्रभाव। अगली सुबह महल के भीतर हलचल बढ़ गई। बीरबल ने गुप्त रूप से यह खबर फैलवाई कि रात के समय महल में कुछ चोरी या अन्य महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। कुछ दरबारी सचमुच डर गए। कुछ ने अपने अपने तरीके से सुरक्षा बढ़ा ली। कुछ ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। बीरबल ने हर गतिविधि ध्यानपूर्वक नोट की। वो जानते थे कि केवल अफवाह फैलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ये भी देखना जरूरी था कि कौन व्यक्ति अपनी नीयत में ईमानदार है और कौन छलकपट कर रहा है। अकबर को इस योजना का पता नहीं था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया और दरबार में किसी को भी उस बारे में कुछ नहीं कहा। रात के समय महल के बड़े हॉल में चुप्पी थी। कुछ दरबारी अपने कमरों में छुपकर गतिविधियां कर रहे थे। बीरबल ने गुप्त रूप से छिपकर हर दरबारी की हर हरकत को देखा। उनकी नोटबुक में सभी विवरण दर्ज हो रहे थे। किसने किसके साथ बात की, कौन कहा गया, किसने क्या योजना बनाई। सच्चाई का प्रकाश। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को बुलाया। अकबर दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे। बीरबल, अब बताइए, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज आपको दिखाऊंगा कि आपके दरबार में कौन वास्तव में आपका मित्र है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। बीरबल ने गुप्त नोट्स, दस्तावेज और गवाह पेश किए। हर दरबारी की गतिविधियों को विस्तार से बताया गया। कौन डर और भय से आपके पक्ष में था, कौन अवसर देखकर कुछ गलत करने की सोच रहा था, कौन आपकी चिंता करता है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। दरबार में चुप्पी छा गई। कुछ दरबारी शर्मिंदगी में सिर झुकाने लगे। अकबर की आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी परीक्षा ली, बल्कि मुझे यह भी दिखाया कि सच्चा दोस्त संकट में ही पहचान में आता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही असली दोस्ती है। और याद रखिए, राजा का असली मित्र वही है जो उसके लिए संकट में भी खड़ा रहे, न कि केवल तारीफ में। अकबर ने गहरी सांस ली। अब मैं समझ गया, बीरबल। सच्ची दोस्ती केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि कर्मों और नीयत में होती है। और ये लेसन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। भावनात्मक अंत और संदेश। बीरबल की योजना ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई में साथ खड़ा रहे। केवल दिखावा करने वाले लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। संकट के समय सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अकबर ने उस दिन बीरबल के प्रति अपने विश्वास और सम्मान को और गहरा किया। बीरबल ने भी अपनी चुप्पी और समझदारी से ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी परीक्षा या परीक्षण में ही सामने आती है। महल में सबको ये संदेश मिला कि केवल बाहरी संकट ही नहीं, आंतरिक संबंध और भरोसेमंद मित्र भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की मित्रता इस दिन और भी मजबूत हुई और उनका ये संबंध राज्य और जनता दोनों के लिए आदर्श बन गया। पहले हिस्से में बीरबल ने दरबारियों की सच्चाई अकबर के सामने रख दी थी और अकबर ने समझा कि सच्ची दोस्ती केवल दिखावे में नहीं,
बल्कि कर्म और नियत में होती है। लेकिन बीरबल को यह पता था कि केवल ये दिखाना पर्याप्त नहीं है। अकबर को स्वयं अनुभव करना होगा कि संकट के समय कौन उनके साथ खड़ा रहेगा और कौन केवल अपने फायदे में लगा रहेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे ये जानना है कि असली दोस्त संकट में कैसे काम करते हैं। क्या तुम मेरे लिए कोई और परीक्षा तैयार कर सकते हो? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी आंतरिक समस्याएं भी कठिन घड़ी पैदा कर देती है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आपके दरबार में कौन वास्तव में आपका मित्र है। इसके लिए हम एक और खेल खेलेंगे, बीरबल का खेल। बीरबल ने महल में एक नए अफवाह का प्रबंधन किया। इस बार उन्होंने ऐसा संदेश फैलाया कि राज्य के एक महत्वपूर्ण खजाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है और जल्द ही चोरी का खतरा है। लेकिन इस बार बीरबल ने कुछ और किया। उन्होंने दरबारियों के बीच अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी। कौन निरीक्षण करेगा, कौन रिपोर्ट तैयार करेगा और कौन रात में गश्त पर रहेगा। हर कार्य छिपा और गुप्त रखा गया। अकबर ने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने भरोसा किया कि बीरबल जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य केवल सच्चाई दिखाना है। रात के समय महल में हलचल थी। कुछ दरबारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, कुछ अपने फायदे के लिए छिपकर काम कर रहे थे। बीरबल ने गुप्त रूप से हर गतिविधि नोट की। सच्चे दोस्त की पहचान। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया। जहांपनाह, आज आप स्वयं देखेंगे कि संकट के समय कौन आपके लिए खड़ा है। बीरबल ने विस्तार से बताया कि किस दरबारी ने जिम्मेदारी निभाई, किसने छिपकर काम किया और कौन केवल दिखावा कर रहा था। अकबर की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वास्तव में राज्य और उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर थे, जबकि कुछ केवल अपने फायदे के पीछे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये केवल एक परीक्षा थी। सच्चा मित्र वही है जो संकट में न केवल साथ खड़ा रहे, बल्कि कार्य में निष्ठा और ईमानदारी दिखाए। अकबर ने गहरी सांस ली। अब मैं समझ गया, केवल शब्दों और तारीफों से कोई मित्र साबित नहीं होता। संकट में कार्य और निष्ठा ही असली दोस्ती है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने भी महसूस किया कि अब उनकी चालाकी छिपी नहीं रह सकती। कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने अपने व्यवहार पर विचार किया। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि सच्चे और ईमानदार दरबारी ही सम्मानित होंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी हम केवल अपने दृष्टिकोण से ही दूसरों की मित्रता को आंकते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र वही है जो आपकी शक्ति में नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी और कठिनाई में साथ खड़ा रहे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी ये शिक्षा मेरे लिए अनमोल है। अब मैं जानता हूं कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किसकी नीयत पर संदेह करना चाहिए। भावनात्मक गहराई। बीरबल की यह परीक्षा केवल अकबर के लिए नहीं, बल्कि पूरे दरबार के लिए एक संदेश थी। सच्चाई यह थी कि मित्रता केवल दिखावे की चीज नहीं होती, बल्कि उसमें ईमानदारी, निष्ठा और संकट के समय का समर्थन होता है। अकबर ने महसूस किया कि उन्होंने कभी कभी केवल तारीफ करने वालों पर विश्वास किया, और यह खतरा भविष्य में बड़ा संकट पैदा कर सकता था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, याद रखिए, असली मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और संकट केवल उस मित्र को पहचानने का माध्यम है जो वास्तविक है। लेकिन बीरबल जानते थे कि यह केवल पहला सबक था। सच्चा संकट तब आता है जब आंतरिक और बाहरी चुनौतियां एक साथ हों। अकबर का राज्य हमेशा शांत नहीं रह सकता था। कुछ दूर के पड़ोसी राज्य ने अकबर की लोकप्रियता और शक्ति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वे सोच रहे थे कि अकबर केवल दिखावे में ही न्यायप्रिय है और दरबार में असली ताकत केवल कुछ लोगों की है। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय है कि आप ये देखें कि संकट में कौन आपके सच्चे मित्र हैं और कौन केवल अवसरवादी।
मैं चाहता हूं कि आप इस चुनौती का सामना करें, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ मैं हूं। अचानक संकट। अकबर को अचानक सूचना मिली कि राज्य के कुछ सीमा क्षेत्रों में डाकुओं और विद्रोहियों ने हमला किया है। सैनिकों की रिपोर्ट में लिखा था कि यह हमला बड़ी चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। अकबर थोड़े भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि क्या यह वास्तविक संकट है या बीरबल की कोई परीक्षा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वास्तविक संकट है और यही अवसर है कि आप और आपके दरबारियों की मित्रता और निष्ठा परखें। सच्चा मित्र वही है जो संकट में समर्थन करे और समाधान खोजे। दरबार की भूमिका। दरबारियों को यह खबर मिली कि राज्य के कुछ हिस्सों में डाकुओं का हमला हुआ है। कुछ दरबारी घबराए और केवल अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। कुछ ने अपनी पूरी क्षमता और बुद्धिमत्ता से संकट को हल करने की योजना बनाई। बीरबल ने इस पूरे घटनाक्रम को छिपकर नोट किया। अकबर ने स्वयं दौड़कर सैनिकों और नागरिकों की स्थिति जांची। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी केवल दिखावा कर रहे थे, जबकि कुछ रात दिन मेहनत करके स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। ये दृश्य अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। संकट में ही मित्रता और निष्ठा की असली पहचान होती है, सच्चे मित्र की पहचान। बीरबल ने बाद में अकबर को हर दरबारी की गतिविधियों का विवरण दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कौन व्यक्ति वास्तव में राज्य और बादशाह की चिंता करता था और कौन केवल अपने फायदे की तलाश में था। अकबर की आंखों में आंसू छलक आए। बीरबल, मैंने पहले केवल शब्दों और तारीफों को मित्रता समझा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि असली मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्ची मित्रता की परीक्षा है। कभी कभी संकट केवल बाहरी नहीं होता, आंतरिक भी होता है। जो व्यक्ति संकट में आपकी मदद करता है वही वास्तविक मित्र है। भावनात्मक गहराई और सस्पेंस। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संकट के समय की निष्ठा नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने अकबर को स्वयं अनुभव करने का अवसर दिया। ये एक बड़ा सस्पेंस था। अकबर नहीं जानते थे कि बीरबल की योजना के पीछे क्या मकसद है, पर धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। दरबार में सबको ये संदेश भी मिल गया कि केवल दिखावे और तारीफ से मित्रता नहीं मापी जा सकती। कभी कभी कठिन समय में साथी की निष्ठा ही असली मूल्य साबित करती है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। तुमने मुझे ये दिखा दिया कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि कर्म, निष्ठा और संकट के समय का समर्थन ही असली मित्रता है। बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे कहा, जहांपनाह, याद रखिए, संकट आपके मित्र को पहचानने का माध्यम है और सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकबर ने समझ लिया था कि संकट के समय ही मित्रता की असली पहचान होती है, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह समझ केवल अनुभव से पूरी नहीं होती। इसके लिए अंत में एक गहरी और अमिट सीख देना जरूरी था। अकबर महल के निजी बाग में बैठे थे। उनके सामने बीरबल खड़े थे। सारा महल शांत था। हवा में हल्की ठंडक थी और बाग के पेड़ों की सरसराहट कानों में संगीत की तरह लग रही थी। अकबर ने हल्की निराशा के स्वर में कहा, बीरबल, मैंने देखा कि केवल दिखावे और तारीफों से मित्रता नहीं नापी जा सकती, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि मैं किसी भरोसेमंद साथी को कैसे पहचानूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा मित्र वही है जो केवल आपके सुख में नहीं, बल्कि आपके दुख और संकट में भी आपके साथ खड़ा रहे। और याद रखिए, संकट केवल पहचान देने के लिए आते हैं। जिन्हें आप मित्र मानते हैं वे केवल मुश्किल समय में सामने आए, तभी उनकी असली मित्रता साबित होती है। अकबर और बीरबल की आखिरी परीक्षा। बीरबल ने अकबर के लिए अंतिम परीक्षा तैयार की। इस बार उन्होंने महल के भीतर और बाहर सभी दरबारियों की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखी। साथ ही बीरबल ने छोटे छोटे संकट पैदा किए, झूठी अफवाहें, अचानक महल में गड़बड़ी की खबरें
और सीमा पर नकली हमले की रिपोर्ट। अकबर को ये सब देखकर एक तरह का डर और बेचैनी महसूस हुई। वे जानते थे कि इस बार परीक्षा केवल दरबारियों की नहीं, उनकी खुद की बुद्धिमत्ता और धैर्य की भी होगी। रात के समय महल में हलचल थी। कुछ दरबारी भय और लालच में अपने फायदे के पीछे भाग रहे थे। कुछ ईमानदारी और निष्ठा के साथ संकट का समाधान कर रहे थे। बीरबल ने हर गतिविधि नोट की। सच्चे मित्र की पहचान का चरम। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया। जहांपनाह, आज आप स्वयं देखेंगे कि संकट में कौन आपका मित्र है। बीरबल ने विस्तार से बताया कि कौन व्यक्ति वास्तव में राज्य और बादशाह की चिंता कर रहा है और कौन केवल अवसरवादी है। अकबर की आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुमने केवल दरबारियों की निष्ठा नहीं दिखाई, बल्कि मुझे ये भी समझाया कि संकट के समय ही सच्ची मित्रता सामने आती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और याद रखिए, वास्तविक मित्रता केवल शब्दों और तारीफों में नहीं, बल्कि कर्म, निष्ठा और संकट के समय का समर्थन में होती है। अकबर ने सिर हिलाया। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची मित्रता का मूल्य क्या है, और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने मित्रों की निष्ठा को हमेशा सम्मान दूंगा। दरबारियों की सीख। दरबार में सबने ये देखा और समझा कि केवल दिखावे और तारीफ से मित्रता नहीं मापी जा सकती। कभी कभी कठिन समय में साथी की निष्ठा ही असली मूल्य साबित करती है। अकबर ने इस दिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और मित्रता की प्रशंसा करते हुए सभी दरबारियों को निर्देश दिया कि केवल ईमानदार और निष्ठावान लोग ही सम्मान पाए। अंतिम संदेश और भावनात्मक समापन। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि संकट में मित्र की पहचान होती है। केवल तारीफ और दिखावे से मित्रता मापी नहीं जा सकती। सच्चा मित्र वही है जो सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा रहे। आंतरिक और बाहरी संकट जीवन में असली मूल्य और दोस्ती को सामने लाते हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता इस दिन और भी मजबूत हुई। राज्य में भी ये संदेश फैल गया कि असली मित्र वही है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और वजीर के रूप में सम्मानित किया। बीरबल ने अपने शांत और समझदार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, संकट हमें डराने नहीं आते, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आते हैं। सच्ची मित्रता का मूल्य वही समझ सकता है जो अपने मित्र की निष्ठा और समर्थन को अनुभव करता है। और इस तरह अकबर ने समझा कि सच्ची दोस्ती केवल दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि कर्म, निष्ठा और कठिन समय में समर्थन से ही पहचान में आती है। बीरबल और अकबर की मित्रता का ये अध्याय हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। कहानी से सीख। सच्ची मित्रता केवल सुख और तारीफ में नहीं, बल्कि संकट में साबित होती है। भरोसेमंद साथी संकट और कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। दिखावा करने वाले मित्र केवल अवसर के लिए होते हैं। उनकी नीयत वास्तविक मित्रता नहीं दिखाती। जीवन में आने वाले संकट हमें मित्रों और रिश्तों की असली पहचान सिखाते हैं। बादशाह अकबर का सबसे बड़ा राज बीरबल ने कैसे खोला। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके लाल पत्थरों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी ने आसमान से सोना पिघलाकर उस पर डाल दिया हो। उस दिन भी सुबह कुछ ऐसी ही थी, सुनहरी और शांत। लेकिन हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में वैसी शांति नहीं थी। पिछले कुछ हफ्तों से उनके चेहरे पर एक अनजानी सी उदासी और चिंता की लकीरें खिंची रहती थी। दरबार लगता, रोजमर्रा के काम होते, फैसले सुनाए जाते, लेकिन बादशाह अकबर कहीं और ही खोए रहते। उनकी वो खिलखिलाहट जो पूरे दीवाना में गूंजती थी, अब कहीं दब सी गई थी। वो बीरबल की हाजिर जवाबी पर भी बस हल्का सा मुस्कुरा देते, लेकिन उनकी आंखों की चमक गायब थी। ये बदलाव सबसे पहले जिसने भापा वो कोई और नहीं, बल्कि अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा,
उनके दोस्त और सलाहकार राजा बीरबल थे। बीरबल जानते थे कि बादशाह के दिल में जरूर कोई गहरा राज है, कोई ऐसी बात जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये कोई मामूली सल्तनत की चिंता नहीं थी, क्योंकि ऐसी चिंताओं को तो अकबर अपनी सूझबूझ और ताकत से चुटकियों में सुलझा देते थे। ये कुछ ज्यादा निजी, ज्यादा गहरा था। दरबार के बाकी मंत्रीगण भी ये देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि सीधे शहंशाह से इस बारे में कुछ पूछ सके। कुछ तो मन ही मन खुश भी थे। उन्हें लगता था कि शायद बादशाह बीरबल से किसी बात पर नाराज है और इसी वजह से परेशान है। बीरबल का शहंशाह का इतना करीबी होना उन्हें हमेशा खटकता था। वे मौके की तलाश में रहते थे कि कब बीरबल की कोई गलती पकड़ी जाए और उन्हें बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए। एक दिन शाम को अकबर अपने खास बाग में अकेले टहल रहे थे। चांदनी रात थी और फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, पर अकबर का ध्यान इन सब पर नहीं था। उनकी नजरें यमुना के बहते पानी पर टिकी थी, लेकिन उनका मन किसी और ही समंदर में गोते लगा रहा था। तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। अकबर ने बिना मुड़े ही कहा, बीरबल, तुम आ गए? हमें मालूम था तुम जरूर आओगे। बीरबल ने पास आकर अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, जब आपके दिल पर कोई बोझ हो तो इस गुलाम को नींद कैसे आ सकती है? मैं कई दिनों से देख रहा हूं, आप किसी गहरी सोच में डूबे हैं। क्या कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप अपने इस दोस्त के साथ बांट नहीं सकते? अकबर ने एक ठंडी सांस भरी। बीरबल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद से भी छुपाना चाहता है। दूसरों को बताना तो बहुत दूर की बात है। ये एक ऐसा राज है जो सालों से हमारे सीने में दफन है और अब ये हमें बेचैन कर रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, राज अगर सीने में दफन रहे तो नासुर बन जाता है, और अगर वो राज एक बादशाह के दिल में हो तो पूरी सल्तनत पर उसका असर पड़ता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे सब कुछ बता दें, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इस परेशानी का कोई हल है? अकबर खामोश रहे। उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी को घुमाना शुरू कर दिया। ये अंगूठी उन्हें उनके वालिद हुमायूं ने दी थी। जब भी वो किसी बड़ी दुविधा में होते तो अक्सर ऐसा ही करते थे। बीरबल ने उनकी खामोशी को पढ़ा और कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? हुजूर। अकबर ने सिर हिलाकर इजाजत दी। क्या इस राज का ताल्लुक फतेहपुर सीकरी से है? ये सुनते ही अकबर चौंक गए। उन्होंने पलटकर बीरबल की आंखों में देखा। उनकी आंखों में हैरानी और एक हल्का सा डर था। तुम्हें कैसे पता, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपके साए की तरह आपके साथ रहता हूं। मैंने गौर किया है कि जब से शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स की तैयारियां शुरू हुई हैं, तभी से आप ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। फतेहपुर सीकरी का नाम आते ही आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। आप वहां जाने के हुक्म तो देते हैं, लेकिन खुद वहां जाने से कतराते हैं, जबकि एक जमाना था जब वो आपकी सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। अकबर ने अपनी नजरें झुका ली। बीरबल ने सही तीर चलाया था। राज का धुआं फतेहपुर सीकरी के गलियारों से ही उठ रहा था। अकबर ने कहा, तुम सही हो बीरबल, इस राज की जड़ें फतेहपुर सीकरी में ही है, लेकिन हम तुम्हें और कुछ नहीं बता सकते। ये हमारी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे हम दोबारा नहीं खोलना चाहते। बीरबल जानते थे कि अब और जोर देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, हुजूर, चलिए थोड़ी देर शतरंज हो जाए, शायद आपका मन बहल जाए। अकबर मान गए, लेकिन उस रात शतरंज की बाजी में उनका ध्यान कहीं और ही था। बीरबल ने बड़ी आसानी से उन्हें कई बार मात दी, जो कि आम तौर पर मुमकिन नहीं था। बीरबल समझ गए थे कि यह गुत्थी इतनी आसान नहीं है। इसे सुलझाने के लिए उन्हें कुछ और ही करना होगा। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगा दिया। उसने उन्हें यह पता लगाने को कहा कि सालों पहले जब बादशाह
अकबर फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे, तो क्या कोई ऐसी खास घटना घटी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हों? उसने जासूसों को हिदायत दी कि ये काम बहुत ही खामोशी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर न हो। उधर दरबार में अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उर्स का दिन नजदीक आ रहा था और उन्हें हर हाल में वहां जाना था। ये एक शाही रस्म थी जिसे वो टाल नहीं सकते थे। दरबार के मंत्री, खासकर मुल्ला दो प्याजा और हकीम साहब, इस बात को लेकर कानाफूसी करने लगे थे। एक दिन दीवान खास में अकबर कुछ पुराने दस्तावेज देख रहे थे। तभी मुल्ला दो प्याजा ने आकर कहा, आलमपना, एक अर्ज थी। कहो मुल्ला, अकबर ने बिना नजर उठाए कहा। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन क्या यह सच है कि इस बार आप उर्स के मौके पर फतेहपुर सीकरी नहीं जाएंगे? पूरी अवाम आपके दीदार का इंतजार कर रही है। मुल्ला की आवाज में चिंता कम और तंज ज्यादा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हम जाए या न जाए, ये हमारी मर्जी है। सल्तनत के कामों पर ध्यान दो। मुल्ला दो प्याजा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे बादशाह की दुखती रग का अंदाजा हो गया था और वह इसे बीरबल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ दिनों बाद बीरबल के जासूस वापस लौटे। वे कोई बहुत बड़ी खबर तो नहीं ला पाए थे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी उनके हाथ लगी थी। उन्होंने बताया कि फतेहपुर सीकरी के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा हकीम रहता है, जिसका नाम हकीम इलाही है। वो पहले शाही हकीमों में से एक था और फतेहपुर सीकरी में ही काम करता था। लेकिन फिर अचानक एक रात वो सब कुछ छोड़कर उस गांव में जाकर बस गया था और तब से उसने किसी का इलाज नहीं किया। लोगों का कहना था कि वह किसी शाही राज का बोझ अपने सीने में दबाए हुए है। बीरबल को लगा कि शायद यही वो धागा है जिसे पकड़कर वो पूरी कहानी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने बादशाह से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, ये कहकर कि उन्हें अपनी जमीन जायदाद के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अकबर ने अन्य ढंग से इजाजत दे दी। बीरबल ने भेष बदला, एक आम सौदागर का लिबास पहना और अपना घोड़ा लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े जहां हकीम इलाही रहता था। कई घंटों के सफर के बाद वो उस गांव में पहुंचे। गांव बहुत छोटा और पिछड़ा हुआ था। लोगों से पूछते पूछते वो हकीम इलाही की झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा जड़ी बूटियों का बगीचा था। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? मैं एक मुसाफिर हूं। हकीम जी, सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, बस आपके दर्शन करने चला आया, बीरबल ने नरम आवाज में कहा। दरवाजा खुला और एक बूढ़े कमजोर से आदमी ने बाहर झांका। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हम अब किसी का इलाज नहीं करते, न ही किसी से मिलते हैं, तुम जा सकते हो। बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं इलाज करवाने नहीं आया हूं हकीम जी, मैं तो बस जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। सुना है आपके पास हर मर्ज की दवा है। हकीम इलाही की आंखों में हल्की सी चमक आई। जिंदगी के सवाल? जिंदगी खुद एक सवाल है बेटा, उसका जवाब किसी हकीम के पास नहीं होता। बीरबल ने कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ राज इंसान को इतना बीमार कर देते हैं कि कोई दवा काम नहीं आती। क्या ऐसे किसी मर्ज का इलाज है आपके पास? यह सुनते ही हकीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा पकड़ लिया। तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? बीरबल समझ गए कि वो सही जगह पर है। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे मेरे बादशाह ने भेजा है, वो बीमार है हकीम जी, और उनकी बीमारी का इलाज शायद आपके पास है। हकीम इलाही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। बादशाह सलामत। तो उन्हें आज भी वो रात याद है। बीरबल ने उन्हें सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। झोपड़ी में बहुत सादा सा सामान था।
चारों तरफ जड़ी बूटियों की महक फैली हुई थी। बीरबल ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, हकीम जी, अब आपको बताना ही होगा। आखिर उस रात फतेहपुर सीकरी में ऐसा क्या हुआ था? कौन सा राज है जो बादशाह को आज भी सोने नहीं देता? हकीम इलाही ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में बरसों का दर्द और बोझ साफ झलक रहा था। ये बात तब की है, हकीम ने कहना शुरू किया, जब शहजादे सलीम, जहांगीर बहुत छोटे थे। बादशाह अकबर को शहजादे से बेपनाह मोहब्बत थी। वो उनकी एक आह पर अपनी सल्तनत लुटा सकते थे। एक रात शहजादे सलीम अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार था और वो बेहोश हो गए थे। बड़े बड़े हकीमों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हकीम इलाही की आंखों के सामने वो रात घूम गई। मैं उस वक्त शाही हकीमों की टीम में सबसे नौजवान था। हम सबने अपनी सारी विद्या लगा दी, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। बादशाह अकबर की हालत देखने लायक थी। वो एक पल के लिए भी शहजादे के बिस्तर से नहीं हटे। उनकी आंखों में मैंने एक बाप का डर और बेबसी देखी थी, एक शहंशाह की नहीं। फिर आधी रात को, हकीम ने आगे बताया, एक अजनबी दरवेश महल में आया। किसी को नहीं पता कि वह कौन था और कहां से आया था। उसने कहा कि वो शहजादे को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त थी? बीरबल ने बेचैनी से पूछा। शर्त यह थी कि बादशाह अकबर को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। दरवेश ने कहा कि कुदरत का कानून है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर वो अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं, तो उन्हें उस चीज को छोड़ना होगा जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। बीरबल सोच में पड़ गए। बादशाह की सबसे प्यारी चीज, उनकी सल्तनत, उनका कोहिनूर हीरा? हकीम ने सिर हिलाया। नहीं, हम सबने यही सोचा था। लेकिन दरवेश ने कहा, नहीं, सल्तनत या दौलत नहीं, वह चीज जिसे बादशाह ने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है, वो चीज जो उनकी पहचान का हिस्सा है। तो फिर वो क्या चीज थी? हकीम इलाही ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस राज को याद करना भी एक तकलीफ हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो थी बादशाह अकबर की आवाज। बीरबल हैरान रह गए। आवाज? इसका क्या मतलब? हकीम ने समझाया। दरवेश ने कहा कि बादशाह अकबर की आवाज में एक खास कशिश और रौब है। उनकी आवाज सुनकर बड़े बड़े दुश्मन कांप जाते हैं और दोस्त उन पर निसार हो जाते हैं। उनकी आवाज उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है। दरवेश ने शर्त रखी कि अगर शहजादे सलीम ठीक हो गए, तो बादशाह अकबर को अपनी बाकी की जिंदगी के लिए एक वचन लेना होगा। उन्हें साल में एक पूरा महीना मौन व्रत रखना होगा। उस एक महीने में वो किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने ये वचन तोड़ा, तो शहजादे की जान को फिर से खतरा हो सकता है। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। ये एक अविश्वसनीय बात थी। एक बादशाह जिसके एक हुक्म पर लाखों सिर झुक जाते हों, उसे एक महीने तक खामोश रहना पड़े। ये कैसी शर्त थी? बादशाह ने क्या किया? बीरबल ने पूछा। एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, हकीम ने कहा। बादशाह ने फौरन शर्त मान ली। उन्होंने दरवेश के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई, और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, दरवेश ने शहजादे के माथे पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा। देखते ही देखते शहजादे का बुखार उतरने लगा। सुबह होने तक वो पूरी तरह से होश में आ गए थे और खतरे से बाहर थे। और वो दरवेश जैसे आया था वैसे ही चला गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। सुबह जब सब कुछ ठीक हो गया, तो बादशाह ने हम सभी हकीमों को बुलाया और हुक्म दिया कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक राज रहेगा। अगर किसी ने इस बारे में ज़बान खोली, तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। मैं उस राज के बोझ तले जी नहीं पा रहा था। मुझे हर पल डर लगा रहता था कि कहीं गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल न जाए। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर इस गुमनाम गांव में आकर बस गया। बीरबल को अब सारी कहानी समझ में आ गई थी।
बादशाह अकबर हर साल एक महीने का मौन व्रत रखते थे और ये बात वह दुनिया से छुपाते थे। वो उस महीने में किसी के सामने नहीं आते थे, शायद किसी गुप्त स्थान पर चले जाते थे। और इस बार उर्स का समय उसी महीने में पड़ रहा था। फतेहपुर सीकरी में उन्हें हजारों लोगों के सामने जाना पड़ता, बोलना पड़ता, जो वो कर नहीं सकते थे। यही उनकी परेशानी का कारण था। ये राज उनके वादे, उनके बेटे की सलामती और उनकी बादशाहत के बीच एक कशिश पैदा कर रहा था। बीरबल ने हकीम इलाही का शुक्रिया अदा किया और उसे यकीन दिलाया कि अब उसका राज महफूज है। वो फौरन आगरा के लिए रवाना हो गए। उनके दिमाग में एक योजना बन रही थी। वो जानते थे कि बादशाह को सीधे सीधे ये नहीं बता सकते कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। इससे बादशाह को शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी। उन्हें कोई ऐसा तरीका निकालना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जब बीरबल वापस महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरबार में माहौल और भी गर्म था। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी बादशाह के कानों में ये भरने की कोशिश कर रहे थे कि फतेहपुर सीकरी न जाना उनकी शान के खिलाफ है और इससे अवाम में गलत संदेश जाएगा। अकबर गुस्से और बेबसी के बीच फंसे हुए थे। बीरबल सीधे बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। आ गए बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो ये सब हमें क्या सलाह दे रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैंने इन सब की बातें सुन ली है और मेरे पास आपकी इस मुश्किल का एक हल है। सब दरबारी चौंक कर बीरबल को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, लो आ गए हजरत, अब यही सारी दुनिया की मुश्किलों का हल निकालेंगे। बीरबल ने उसे नजरअंदाज किया और अकबर से कहा, हुजूर, आप फतेहपुर सीकरी जरूर जाएंगे और पूरी शानो शौकत के साथ जाएंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे बीरबल, तुम जानते हो? वो कहते रुक गए। बीरबल ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, मैं सब समझता हूं जहांपनाह, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। फिर बीरबल ने दरबारियों की तरफ मुड़कर एक ऐलान किया, सुनो, बादशाह सलामत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहंशाह अपनी प्रजा से कितना प्यार करते हैं। उनकी भलाई के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने अल्लाह से एक मन्नत मांगी है। उन्होंने ये मन्नत मांगी है कि वो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए पूरे एक महीने का मौन व्रत रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारेंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। एक बादशाह और मौन व्रत? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, ये मौन व्रत कल से ही शुरू हो रहा है। बादशाह सलामत इस दौरान किसी से बात नहीं करेंगे। वो इशारों में ही हुक्म देंगे और उर्स के मौके पर भी वो खामोश रहकर ही अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। ये उनकी इबादत का हिस्सा है। हमें यकीन है कि हिंदुस्तान की अवाम अपने बादशाह की इस महान कुर्बानी का सम्मान करेगी और उनके लिए दुआ करेगी। ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने न सिर्फ उनके राज की हिफाजत की थी, बल्कि उसे एक ऐसा रूप दे दिया था जिससे उनकी शान और भी बढ़ गई थी। उन्होंने एक बोझ को कुर्बानी में बदल दिया था, जो बात उनके लिए एक कमजोरी और डर का सबब थी। बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे उनकी ताकत और महानता की निशानी बना दिया था। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों का मुंह देखने लायक था। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। बादशाह की मन्नत पर सवाल उठाने की हिम्मत किसमें थी? वे मन मसोस कर रह गए। अगले दिन से अकबर का मौन व्रत शुरू हो गया। बीरबल हर पल उनके साथ रहते और उनके इशारों को समझकर दरबारियों तक पहुंचाते। सल्तनत का काम वैसे ही चलता रहा, बल्कि और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि अब दरबार में फालतू की बहस और चापलूसी बंद हो गई थी। सब जानते थे कि बादशाह सिर्फ काम की बात ही सुनेंगे और समझेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाने का दिन आया तो अकबर पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां गए।
लाखों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। बीरबल ने पहले ही ये खबर फैलवा दी थी कि बादशाह एक पवित्र मौन व्रत पर है। जब लोगों ने अपने शहंशाह को इस तरह खामोशी और सादगी से इबादत करते देखा तो उनके दिल में अकबर के लिए इस 100 गुना बढ़ गई। लोगों ने कहा, यह सिर्फ एक बादशाह नहीं, ये तो एक संत है जो अपनी प्रजा के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। अकबर ने खामोशी से दरगाह पर चादर चढ़ाई, गरीबों को दान दिया और बिना एक शब्द कहे अपनी दुआ मांगी। उस दिन उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उनकी आंखों की नमी और चेहरे का सुकून सब कुछ बयां कर रहा था। जब वो आगरा वापस लौटे तो उन्होंने बीरबल को अकेले में अपने पास बुलाया। व्रत अभी भी जारी था, इसलिए वो बोल नहीं सकते थे। उन्होंने एक कागज और कलम मंगवाया और उस पर लिखा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारे राज को नहीं बचाया, बल्कि हमें एक बहुत बड़े बोझ से भी आजाद कर दिया है। तुमने हमारी खामोशी को आवाज दी है। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। बीरबल ने उस कागज को पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने भी एक कागज पर लिखा, जहां पनाह, आपने मुझे अपनी दोस्ती दी है, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आपका राज मेरे सीने में हमेशा के लिए दफन रहेगा। लेकिन अब यह राज नहीं, बल्कि आपकी महानता का एक किस्सा है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन दो दोस्तों के बीच शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। अकबर का सबसे बड़ा राज अब खुल चुका था, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ एक सच्चे दोस्त के लिए। और उस दोस्त ने उसे इस तरह संभाला कि वह राज न रहकर एक मिसाल बन गया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ समस्याओं को सुलझाने में नहीं, बल्कि किसी के सम्मान और गरिमा की रक्षा करते हुए उसे सुलझाने में है। और इसी वजह से अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए